Morning students, our next chapter of economics is rural development. So rural development यानी कि जो रूरल एरियाज होते हैं, गांव वाले एरियाज होते हैं या जो अंडर डेवलप्ड एरियाज होते हैं उनको हमने डेवलप करना। तो इसका मतलब है क्या? बेसिकली जो है रूरल एरिया को डेवलप करना सो दैट इकोनॉमिक ग्रोथ आए, सोशल जो है वेलफेयर हो, अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जो है बैलेंस में आ जाए, इक्वल हो जाए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो यहाँ पे कई प्रॉब्लम्स आती हैं, कई चैलेंजेस आते हैं। लाइक रूरल एरियाज में जो है चैलेंजेस ऑफ रूरल क्रेडिट है कि उधार जो लोन है वो कहाँ से मिलेगा। रूरल मार्केटिंग का चैलेंज है, ठीक है। बेसिक जो चैलेंज है एक्सप्लोरिंग ऑप्शन ऑफ सस्टेनेबल लिवलीहुड के लोग जो है ठीक से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे, फार्मिंग जो कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे फोकस करेंगे। ये सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी हमारे पास। इस चैप्टर का जो है बेसिक जो है वो है द लिंगरिंग चैलेंज ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सबसे पहला चैलेंज जो है वो है रूरल क्रेडिट का। क्रेडिट, रूरल क्रेडिट यानी कि गांव वाले एरिया में, रूरल एरिया में जो है उनको लोन कहाँ से मिलेगा, क्रेडिट कहाँ से मिलेगा। तो स्मॉल और मार्जिन होल्डर्स होते हैं लोग जो है, स्मॉल जो है फार्मर्स हैं, लेबरर्स हैं, एग्रेरियंस हैं। तो इन लोगों को जो है इनकम कहाँ से मिलेगी, इनकम मिलेगी, ये इन्वेस्ट कहाँ पे करेंगे। तो उनको पैसे की ज़रूरत होती है। तो गेस्टेशन पीरियड जो होता है ना, टाइम पीरियड जो होता है बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, फसल को उगाने में और उसको काटने में, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। तो इन इन मीन वाइल उनको जो है पैसे की ज़रूरत होती है। तो तीन तरह के जो सोर्सेज हैं, एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट है अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के लिए, ठीक है ना, जिसकी जो पेमेंट उन लोगों को 12 मंथ्स के अंदर अंदर देनी होती है। एक होता है आपका मीडियम टर्म क्रेडिट, जिसमें क्या होता है उनको कंस्ट्रक्शन करनी है कि अपने खेतों के बाहर फेंसिंग लगाएं, ठीक है, मशीनरी लेके आएँ, डिगिंग ऑफ वेल्स, कुएँ खोदें जैसे आजकल ट्यूबवेल का है। तो वो 5 ईयर्स तक का जो है उनको पीरियड मिलता है उस चीज़ का। और लॉन्ग टर्म क्रेडिट के अंदर क्या है, परचेज ऑफ एडिशनल लैंड, ज़मीन खरीद सकते हैं, या वो परमानेंट इंप्रूवमेंट के लिए ट्रैक्टर जो है, मशीनरी हैवी, वो खरीद सकते हैं, जिसकी उनको पेमेंट जो है 5 to 20 ईयर्स में करनी है। तो क्रेडिट जो है उनको प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव दोनों पर्पस के लिए होता है। तो जो इसके सोर्सेज भी हैं वो दो तरह के हैं, एक इंस्टीट्यूशनल, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल है। नॉन इंस्टीट्यूशनल जैसे कि आड़ती होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, विलेज ट्रेडर्स होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, या जो आपको लोकल ही पैसा कहीं से मिल जाता है। तो एक सर्वे के अंदर बताया कि 1981 के अंदर 93% जो है ना टोटल बोरोइंग फार्मर की, वो नॉन इंस्टीट्यूशनल थी, यानी कि इन लोगों से इनको पैसा मिलता था। फिर आते हैं इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल में आपकी गवर्नमेंट आती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती है, कमर्शियल बैंक्स आते हैं, और रीजनल रूरल बैंक, आरआरबीज, ये आते हैं सब। तो टुगेदर इनका जो है 7% था उस टाइम, अब 66% है अराउंड। तो आउट ऑफ टोटल जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, जो कमर्शियल बैंक है 15% देते हैं। ये आपको डेटा जो है बुक के अंदर है, इसको याद कर लेना। रीजनल रूरल बैंक्स भी हैं, आरआरबी हैं, ये भी देते हैं। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी सबसे ज़्यादा काम करती है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। बेसिकली ये लोग जो है 16 to 70% जो है रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, टाइमली जो है क्रेडिट अवेलेबल करवाते हैं। तो फार्मर्स को ये लोग टाइमली क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं। इनका जो क्रेडिट फैसिलिटी अक्रॉस ऑल ओवर द इंडिया जो है फैला हुआ है ये, ठीक है, हर जगह कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। फिर उसके बाद एसबीआई आता है, या अदर कमर्शियल बैंक आते हैं, ठीक है। ये भी, इनका भी मेन मोटिव ये होता है कि फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करना, उनको डेवलप करवाना। आरआरबीस हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, हर जगह होते हैं ये। तो ये लैंड डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आगे जो है फर्दर रूरल बैंक्स को जो है लोन देता है। ये एपेक्स बैंक जो है एक तरह से एग्रीकल्चर के अंदर, हमारा जो आरबीआई के अंडर, आरबीआई इसको जो है लोन देगा नाबार्ड को, नाबार्ड उसके अकॉर्डिंगली फिर कमर्शियल बैंक्स को, रूरल बैंक्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा अकॉर्डिंग टू द क्रेडिट पॉलिसी जो एग्रीकल्चर को देनी है। तो ऐसे रूरल बैंकिंग जो है 1969 में जो है ज़्यादा नेशनलाइजेशन हुआ, जब ग्रीन रेवोल्यूशन था। तो उस टाइम नाबार्ड जो है एपेक्स बॉडी सेट की गई, जिसका मेन पर्पस था रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करना, रूरल एरियाज़ में, यानी कि गांव वाले एरियाज़ में जो है लोन प्रोवाइड करना। ये लोग जो है बैंकिंग क्रेडिट प्रोवाइड करते थे, जिसको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट भी बोलते हैं, जिसके ऊपर सिक्योरिटी बहुत कम होती थी, यानी कि आपको कोई ज़्यादा सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो ओइंग टू पॉलिटिकल पॉपुलिज्म के कारण गवर्नमेंट ने जो था ये चेंज होती रही, स्टिकनेस जो है कम होती गई, ठीक है, लोन्स इजीली मिलते गए, तो उससे मोबिलाइजेशन हो गया रिसोर्सेज का। तो इस जो है डेवलपमेंट हुई। ऐसे 1991 के अंदर जो रिफॉर्म्स है उसके अंदर भी ज़्यादा लोन दिए गए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर प्रमोट हो या इंडस्ट्री प्रमोट हो। तो इसमें कुछ चैलेंज भी है हमारे रूरल मार्केटिंग के। रूरल मार्केट यानी कि गांव वाले एरिया में, जैसे हार्वेस्टिंग करने के बाद फार्मर को जो है उस प्रोडक्ट को सेल करना होता है। जैसे हमारे यहाँ पे तो हरियाणा पंजाब के अंदर तो मंडियाँ हैं, कई जगह पे जो है एस्टेब्लिश जो है ग्रेन मार्केट्स नहीं है, तो उन लोगों को जो है दूर दूर जाना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को गैदरिंग करना, ठीक है, उनको प्रोसेस करना, सेपरेट करना कि ग्रेन अलग है, स्ट्रॉज अलग है, फिर उसके बाद उनकी ग्रेडिंग करना, पैकेजिंग करना, स्टोरिंग करना, फिर उसको सेल करना। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है एक डिफिकल्ट टास्क होता है अपने आप में। तो फार्मर को अपनी जो क्रॉप खुद बेचनी पड़ती है, चाहे उसे कम प्राइस में मिले, चाहे वो उसे जो है ठीक प्राइस मिले। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है एमएसपी सेट करती है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, सॉरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको प्राइस फ्लोर भी बोल देते हैं। जो गवर्नमेंट जो है किसान को पे करती है, उसी का जो अभी जो है एजुकेटेड
तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर किसान को नहीं मिलेगा तो फिर वो फसल उगानी छोड़ देगा, तो वो सर्वाइव कैसे करेगा। तो मनी लेंडर्स वगैरह जो है ये भी एक जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप चाहे हिस्ट्री में भी देख लो और आज भी है, ये कमीशन एजेंट होते हैं जो किसान की फसलों को बिकवाते हैं। ये खुद लोग खरीद लेते हैं और आगे जो है गवर्नमेंट के साथ इनका जो टाई अप होगा उसके अकॉर्डिंगली ये सेल करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास है। फिर गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं कि मार्केटिंग सिस्टम को हम जो है रेगुलेट करते हैं। तो रेगुलेटेड मार्केट बना दिया, मंडियाँ बना दी, ग्रेन मार्केट्स बना दी, उनको जो कमेटी जो है मॉनिटर करती है। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज़ बना दी, जो ये लोग जो है बार्गेनिंग जो है उससे बचाती है और एक प्रॉपर बेटर प्राइस जो है अवेलेबल करवाती है। जैसे गुजरात के अंदर मिल्क कोऑपरेटिव है, जिसे अमूल का नाम भी दिया गया है, आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड। तो इस तरह से हर जगह पे कोई ना कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गवर्नमेंट अपने जो है एफसीआई के या एचएफसीआई के, हरियाणा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन सब के गोडाउन है, वहाँ पे जो है स्टोर कर सकते हैं। सब्सिडाइज ट्रांसपोर्टेशन मिलता है रेलवे, फिर इनको सब्सिडी पे जो है एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोडक्ट लेके जाने में जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। जो इन्फॉर्मेशन है आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिल जाती है, प्रिंट मीडिया से मिलती है। एमएसपी मैं आपको बता चुका हूँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के फार्मर को इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर है। फिर बफर स्टॉक भी आ जाता है, पीडीएस भी आ जाता है। बफर स्टॉक यानी कि स्टॉक करके रखती है गवर्नमेंट, ज़्यादा जब सामान होता है फिर उसको पीडीएफ यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस जिसको बोलते हैं, राशन की दुकानों पे जो डिपो में सामान मिलता है वो सब गवर्नमेंट करती है। तो इसके अलावा भी अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल है, एरिया ऑफ जैसे बिग बाजार है, अपनी मंडी है, रितु बाजार है, उज्ज्वल बाजार है, रिलायंस फ्रेश है। तो इन सब के अंदर भी फार्मर के साथ इन लोगों का कॉन्टैक्ट है। फार्मर जो डायरेक्टली इनके लिए जो है आप कह सकते हो कि वेजिटेबल्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये अभी जो है अभी बहुत ज़्यादा पीछे है हमारे कंट्री के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है काफ़ी पीछे है। तो एग्रीकल्चर को हमने डाइवर्सिफाई कर दिया मार्केट रिस्क के अकॉर्डिंगली, कि जो मार्केट के अकॉर्डिंगली जो डिमांड है कि प्रोडक्ट की वही हमें बनाना चाहिए, क्योंकि प्राइस जो है सभी क्रॉप्स का एक बार तो कम होगा नहीं, ना ही एक बार बढ़ेगा। तो लो रेवेन्यू हो यानी कि किसान को जो है उसका खर्चा भी पूरा ना हो, तो इसके लिए हमने डाइवर्सिफाई करना चाहिए। डाइवर्सिफाई ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड डाइवर्सिफाई ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब ये है कि क्रॉप्स को जो है डाइवर्सिफाई करना चाहिए, सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम लगाना चाहिए कि एक साल में आप कितनी फसलें उगा सकते हो, अलग अलग फसलें उगाओगे अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंगली, या उसको गैप में एक साल छोड़ के एक फसल लगाओगे या दो फसलें लगाओगे, तो शिफ्ट कर देना। तो डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है, डिमांड और सप्लाई जो है प्राइस फ्लक्चुएशन को प्रॉपर जो है मेंटेन करके रखता है। जैसे हमारे यहाँ पे मानसून की भी प्रॉब्लम रहती है, ज़्यादा हो जाए कम हो जाए, ऐसे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी है। एम्प्लॉयमेंट, क्या प्रोडक्शन कैसे करवा रहे हो, इनकम कैसे रेज करोगे, स्टेबलाइज कैसे करोगे, है ना, सस्टेनेबल लिवलीहुड कैसे प्रोवाइड करोगे लोगों को। तो अगर क्रॉप फार्मिंग से अगर लोग अवे हो गए तो उनको पैसा कहाँ से मिलेगा, है ना। तो बर्डन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे इमर्जिंग चैनल है हमारे, चैलेंजेस हैं रूरल डेवलपमेंट में भी। सबसे पहले तो है एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर। आज के डेट में भी एग्रीकल्चर पे जो बेस्ड हैं लोग, लेकिन फिर भी जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो दूसरी एक्टिविटीज़ है लाइक एनिमल हस्बेंड्री है, लाइव स्टॉक फार्मिंग है। तो इंडिया के अंदर जैसे ये एक डेटा है, पोल्ट्री जो है 42% है, कैटल 25% है, गोट शिप्स 20% है। तो लोग इनमें भी एंगेज्ड हैं, ठीक है ना। तो एक नोटेबल फीचर है हमारे पास इन सब का, ये एक तरह से क्रॉप लाइव स्टॉक है। लाइव स्टॉक यानी कि जीवित जो चीज़ें होती हैं वो, तो ये भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं। फिशरीज है ना, मछुआरे होते हैं जो केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु इन सब में वाटर बॉडीज में ये लोग जाते हैं, इनलैंड्स में जाते हैं, मछलियाँ पकड़ के लाते हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, माइक्रो फाइनेंसिंग इनको जो है लोन देती हैं। तो ये भी जो है एम्प्लॉयमेंट का काम करते हैं। ऐसे ही हॉर्टिकल्चर होती है आपकी, फ्रूट्स वगैरह की, ठीक है ना। ये भी एक तरह से फार्मिंग का ही पार्ट होता है, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है बिकॉज डिफरेंट क्रॉप्स जो है लगाते हैं फार्मर्स। तो इसके लिए हालांकि पैसा बहुत चाहिए। 1991 से 2012 तक जो है गोल्डन रेवोल्यूशन चला हॉर्टिकल्चर फार्मिंग के अंदर इंडिया में। तो ये भी 20% से ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। कोटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। कोटेज हाउस होल्ड इंडस्ट्री यानी कि स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज है, जैसे लिज्जत पापड़ है, वो कोटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री के अंदर ही आता है, जो गृहिणियों द्वारा चलाया गया था। ऐसे स्मॉल स्मॉल जो है छोटे छोटे बल्ब्स बनते हैं, एलईडी, सीएफएल्स, ये सब इसके अंदर आती हैं आपकी कॉटेज फार्मिंग के अंदर। कोई भी छोटा सामान चल सकता है हाउस होल्ड इंडस्ट्री का। अगर हम पुराना टाइम देखें तो उसके अंदर सॉफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, डॉल मैन्युफैक्चरिंग आती थी, कल्टीवेशन आती थी। आजकल जो है वुमेन्स जो है आईटी के अंदर भी आ गई हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है। तो इंप्लॉयमेंट तो है जो बड़ी है, 21st सेंचुरी चल रही है, तो ह्यूमन कैपिटलेशन फॉर्मेशन तो हो रहा है। ऐसी ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ रही है, जिसमें लेस फर्टिलाइजर को जो है यूज़ किया जाता है, इंटरसेक्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए जाते, जो है वो ट्रेडिशनल वे में चलते हैं, ऑर्गेनिक वे में चलते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जरूरी क्यों है, बिकॉज ये जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, सॉइल हमारी जो है सेफ रहती है, फर्टिलिटी उसकी बढ़ती है, नेचुरल जो बढ़ती है, ठीक है, आपको हेल्दी और टेस्टी फूड मिलता है, और इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हो एज कम्पेयर टू अदर HYV सीड्स एंड फर्टिलाइजर, है ना। हैवी यील्ड जो वेराइटीज़ होती हैं उनसे बढ़िया है ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो इंडिया की कंपैरेटिवली जो एडवांटेज है, ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ रही है। तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर हो गया आपका रूरल डेवलपमेंट का, आप इसको पढ़ के देखना। अगर कोई क्वेरी हुई तो मुझसे पूछ लेना जरूरी।
ठीक है, थैंक यू सो मच।